हम लोग सितंबर में जो घटनाएं घटी थी उन पे चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर के अगला सीरीज है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो दिसंबर, नवंबर, जनवरी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, यह जो पत्रिका होगा यह नवंबर का पत्रिका होगा, इसमें घटनाएं का वर्णन सितंबर से होगा। तो आइए हम लोग पहला घटनाओं की तरफ नजर डालते हैं, जिसमें पहले राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे कि कौन कौन सा नेशनल इवेंट हुआ। तो पहला बिंदु हम लोग देखते हैं कि सितंबर 2022 में जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत एक ऐतिहासिक पहल उस समय हुआ जब 70 वर्ष पूर्व देश में विलुप्त जो चीता था उसका पुनर्वास देश में किया गया। आपको पता होगा कि 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 नए चीते लाया गया और वह नामीबिया से लाया गया। और यह देखा जाए कि ये चीते हैं, यह मतलब कहिए कि 1970-72 के आसपास में ये विलुप्त हो गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है कि 7 सितंबर 2022 को भारत में जो लाया गया वह बोइंग जो विमान था, बोइंग मालवाहक विमान था, उसके द्वारा नामीबिया से 8 चीते लाया गया और वह मध्य प्रदेश के कुनो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। और इसी प्रकार के 12 अन्य चीते को दक्षिण अफ्रीका से भी भारत लाए जाने की बातचीत या दोनों पे क्या है, एक समझौता हो गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो लाया गया वह 17 सितंबर को लाया गया और उसे कहाँ रखा गया, वह मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क में। तो दूसरा बिंदु पर हम लोग देखते हैं 11 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किए जाने के बाद एक सप्ताह के पश्चात ही मुंबई में स्थित जो मंझगांव डाक शिप लिमिटेड बिल्डर्स था उसके द्वारा जो निर्मित एक क्या है, स्टेल्थ युद्धपोत है तारागिरी, उसका जलावरण किया गया है। बोला जाता है तारागिरी के बारे में कि वह रडार की नज़र से भी बच निकलने में सक्षम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा आईएनएस विक्रांत जैसे ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक उसके कुछ दिनों के बाद यानी कि 11 सितंबर 2022 को तारागिरी उत्पोत को लाया गया, जो क्या है, रडार की नज़र से बचने में वह सक्षम है। उसको जलावरण मुंबई में किया गया। तो 2 पॉइंट था। तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 8 सितंबर 2022 को देश में ही विकसित हवा सतह से हवा में वार करने वाला यानी सरफेस टू एयर मार करने वाला जो मिसाइल है उसका एक सफल प्रशिक्षण किया गया। कहाँ किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से, जिसे कॉरसम के नाम से जाना जाता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे भारत की समृद्धि एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की गई, जिसे हम लोग एनएमसीएच के रूप में कह सकते हैं, एनएमएचसी। तो एनएमएचसी का मतलब क्या हो गया, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो क्या किया गया, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की गई, जिसमें स्थापना के तहत पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल में यह क्या किया जा रहा है, इसका स्थापना किया जा रहा है। किसका, एनएमएससी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का। तो पूछा जा सकता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का कहाँ कहाँ स्थापना किया जा रहा है। तो यह हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना वह गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात के जो लोथल क्षेत्र है वहीं पे किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोरोना महामारी के समय में आपको पता होगा कि 6 सितंबर 2022 को क्या किया गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि एक आपातकालीन इस्तेमाल के लिए जो कोरोना आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कितना क्या क्या था, एक कहने का मतलब इमरजेंसी लागू कर दिया था, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी, जिसके कारण बहुतों को जान गई। तो उसके लिए क्या हो गया कि 6 सितंबर 2022 को कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में भारत को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुआ, क्योंकि बायोटेक द्वारा कोरोना के लिए विकसित एक नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन क्या है, नेजल वैक्सीन ये है कि जिसको आप नाक के द्वारा ही वैक्सीन के रूप में ले सकते हैं, ड्रॉप के द्वारा। तो ये नाक के रास्ते से ली जाने वाला वैक्सीन है, जिसका आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्या हो चुका है, डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके तरफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के तहत इसको मान्यता प्रदान किया गया। और उस वैक्सीन का जो नाम है क्या है, इनकोवैक, INCOVACC, यही है इनकोवैक। तो ध्यान में रखिएगा इनकोवैक जो नोजल वैक्सीन है, जिसको DGI से मान्यता प्राप्त मिल चुका है आपातकालीन के लिए, यह कोविड-19 वायरस की सुरक्षा के लिए नाक से दिया जाने वाला पहला देसी टीका है। इसे मान्यता प्राप्त होने पर की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया ने क्या किया, इसके विरुद्ध, कोरोना महामारी के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम बताया। तो ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से इनको वैक को निर्मित किया गया। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि छोटे बच्चों के वैक्सीन के लिए भी, छोटे जो बच्चा था उनके लिए वैक्सीन के लिए भी क्या किया गया था, जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए भी क्या किया गया, वैक्सीन लाया गया था। उस वैक्सीन का जो नाम था आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे कि कौन सा वैक्सीन लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट बिंदु की तरफ, सितंबर 2022 ईस्वी में क्या हो गया कि जो महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी, आपको पता होगा कि वहाँ पर जो उद्धव ठाकरे का सरकार था वो गिर गया, फिर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बना, एक जो एकनाथ शिंदे बने। तो एकनाथ शिंदे क्या करते हैं कि जो उद्धव ठाकरे के समय में जो राज्यसभा के लिए विधान परिषद के लिए जो मनोनीत सदस्य भेजे गए थे, उसका लिस्ट उन्होंने वापस मंगवा लिया, फिर से वो नए भेजेंगे। तो एक थोड़ा अपने आप में थोड़ा घटना है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर 4 से 8 सितंबर 2022 को नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना जो प्रमुख हैं, कौन है थल सेना प्रमुख, वह है मनोज पांडे। तो मनोज पांडे का नेपाल सेनाध्यक्ष की मानद रैंक के रूप में उनको प्राप्ति किया गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 30 अगस्त 2022 को बीते वर्ष 2021 के दौरान भारत में अपराध के आंकड़ों के संबंध में क्या किया गया, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा वार्षिक क्राइम रेट इन इंडिया 2021 जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 2021 में 60.9 लाख, यानी आप कह सकते हैं 61 लाख क्या हो गया टोटल अपराध हुआ, जो 2020 के दर्ज में से 6 लाख कम था। यानी 2020 में देखेंगे तो 66.1, यानी कुल तुलना में 7.6 की कमी आई है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने PM श्री योजना, आपको पता होगा PM श्री योजना लॉन्च किया गया। काफ़ी ये न्यूज में रहा, काफ़ी हलचल रहा, क्योंकि इस PM श्री योजना के तहत क्या किया गया, यह जो लॉन्च कब किया गया, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर। इसके तहत 14,500 स्कूलों को क्या किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, पूरी तरह से रिनोवेट किया जाएगा। तो ये था PM श्री योजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 सितंबर 2022 को 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हुआ, गुजरात में हुआ। आपको पता होगा यह खेल का आयोजन बहुत दिनों के बाद हुआ, डिले होते जा रहा था कुछ ना कुछ कारणों से, कभी कोरोना कभी अन्य कारण। तो 7 वर्षों के अंतराल पर यह क्या किया जा रहा, 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में हुआ था। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल टलते टलते गुजरात पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा। अब हम लोग, ये तो राष्ट्रीय घटना था, अब हम लोग इंटरनेशनल घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से चर्चा हम लोग सितंबर में जो घटनाएं घटित हुई उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर में बहुत सारे नियुक्तियां हुआ, बहुत सारे घटनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नियुक्तियां और अन्य चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे, लिख कम रहे हैं और हम बोलते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेगा। 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता कौन बनते हैं, वह मैरी एलिजाबेथ ट्रस, आपको लीज ट्रेज के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो आपको पता होगा कि ट्रस वहाँ की क्या बनी थी, ये PM बनी थी। और उससे पहले कौन थे, बोरिस जॉनसन थे। लेकिन बोरिस जॉनसन जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी से वहाँ बनते हैं तो आंतरिक पार्टी के दबाव के कारण वो 1.5 माह में ही क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और जुलाई में बोरिस जॉनसन देते हैं। और आपको पता होगा कि लीज ट्रेज जो 56वां वहाँ PM बनती है, 3rd महिला रहती है, और वह भी अक्टूबर का महीना में जो हलचल होता है, ये तो सितंबर का है, अक्टूबर का पढ़ नहीं रहे हैं। तो अभी अब लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे कि दिवाली से पहले लीज ट्रेज भी क्या करती, इस्तीफा दे देती। और 24 अक्टूबर को जो दीपावली के दिन जो भारत उस समय दीपावली मना रहा होता, उसी समय क्या होते हैं, ऋषि सनक जो भारतीय मूल के होते हैं, वह वहाँ ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो वहाँ उथल पुथल चल रहा है, तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसिंग सेरेमनी। अब देखिए क्या होता है, ब्रिटेन में एक किसिंग सेरेमनी होती है। किसिंग सेरेमनी क्या होता है कि जब भी UK के कोई प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा राज परिवार के प्रमुख द्वारा की जाती है, जो भी होता किया जाता है, नए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, जैसे ही जो किया जाता है राज परिवार के प्रमुख के द्वारा जो घोषणा किया जाता है प्रधानमंत्री का, तो वह औपचारिक रूप से क्या होते हैं, नियुक्ति के पश्चात शपथ ग्रहण से पूर्व वो प्रधानमंत्री महारानी से मिलते हैं, और यही इसी मुलाकात को क्या करते हैं, किसिंग सेरेमनी के रूप में जाना जाता है, या किसिंग हैंड सेरेमनी जाता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को उनके इस पद की शपथ महारानी और सम्राट द्वारा दिलाई जाती है। ये था किसिंग सेरेमनी जो हुआ था। उसके बाद आप एक और घटना 8 सितंबर 2022 को जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनका 96 वर्ष की आयु में क्या हो गया, स्कॉटलैंड में निधन हो गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 70 वर्ष में उन्होंने, 70 वर्ष व 214 दिनों तक उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का बागडोर संभाला। उसके तहत मतलब वो जब बागडोर संभाल रहे थे, जब वहाँ के वो महारानी थे, तो उन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्ति कर शपथ दिलाई थी। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने, और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर क्वीन बनी। चलिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर देखते हैं 5 से 8 सितंबर 2022 को 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा की। तो देखें, ध्यान में रखेंगे, सितंबर में प्रधानमंत्री
बांग्लादेश के, वो राजकीय यात्रा करते हैं। फिर 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ होता है? यह उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में होता है। इससे आपके माइंड में उठ रहा होगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो वही समरकंद में हुआ। कोविड-19 के कारण विगत 2 वर्षों से यह शिखर सम्मेलन रूस एवं कजाकिस्तान की मेजबानी में वर्चुअली रूप से किया गया था। तो ये था उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोस की मेज़बानी में यह संपन्न हुआ। तो ये उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोस के मेज़बानी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में संगठन के 8 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। कौन कौन थे? देखिए 8 सदस्य देश हैं इसमें। आपको पता होगा कि संघाई का जो उसकी भी चर्चा करेंगे, संघाई किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से पहले 5 संघाई के नाम से जाना जाता था, फिर 2001 में उज्बेकिस्तान आया, फिर 2017 में भारत पाकिस्तान आया, कुल मिलाकर अभी 8 है। तो उसकी भी आगे थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। तो 8 सदस्य देश जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट थे और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव थे और तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे इमोमाली रहमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो क्या है नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। चलिए ये था। तो अतिरिक्त भारत के भी प्रधानमंत्री रहते हैं। अब थोड़ा सा संघाई संगठन, तो संघाई संगठन हम लोग देख लिए। 22वां संघाई संगठन कहाँ हुआ? वह होता है उज्बेकिस्तान में होता है, राजधानी समरकंद में होता है। कोविड-19 के कारण और मेजबानी उज्बेकिस्तान की गया था। जो राष्ट्रपति कौन होते हैं? उसके राष्ट्रपति होते हैं शौकत मिर्जियोव की मेजबानी में किया जाता है। अब संघाई सहयोग संगठन किस तरह से हुआ? मध्य एशिया के सुरक्षा की चिंताओं को परिप्रेक्ष्य में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई 5 का स्थापना किया गया। देखिए पहले संघाई 5 का स्थापना किया गया था 1996, अप्रैल 1996 में 5 देश था। कौन कौन 5 देश था? रूस था, चीन था, रूस के नीचे आ जाए कजाकिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 3 देश इधर, और रूस और चाइना है, रूस और चीन, ये था 5 देश था। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता। फिर भारत व पाकिस्तान 2017 में शामिल होता। तो 5 1 6 और 6 2 8, इस तरह से एससीओ के सदस्य की कुल संख्या कितना? 8 है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की 2023 में ब्रिटेन, ये 2023 में जो है कि जो एससीओ है उसके सदस्यों की संख्या 9 होने वाली है। आखिर कौन 9वां बढ़ने वाला है? वह 9वां जो बढ़ने वाला है वह है ईरान। तो 2023 में ईरान इस संगठन का 9वां सदस्य बन जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि एससीओ के 9वां सदस्य कौन बनने जा रहा है? ऑप्शन दे देगा ईरान दे देगा, सऊदी अरब दे देगा, तुर्किस्तान दे देगा, जॉर्डन दे देगा। तो वह ऑप्शन में उसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ईरान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है संघाई इसलिए क्योंकि जो संघाई के सदस्य देश हैं विश्व की जनसंख्या का लगभग 40% कुल भूभाग का कवर करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2021-22 में मानव विकास रिपोर्ट विश्व भर में जारी किया गया, जिसमें से मानव विकास रिपोर्ट के 191 देशों के लिए 2021 का जो मानव विकास सूचांक भारत का है वह 191 में 132वां स्थान है। इससे पूर्व 131वां था, हालांकि और घट गया। और हमारे जो बगल देश हैं उनका काफ़ी अच्छा है इसमें मानव विकास रिपोर्ट में। जैसे आप देखेंगे बगल का नेपाल का तो हमसे खराब 143 है, म्यांमार का भी खराब है, बांग्लादेश से लीजिए 129वां है, भूटान हमसे अच्छा है 137वां, और श्रीलंका जहाँ पर अभी आर्थिक पूरा अस्त व्यस्त स्थिति था श्रीलंका 73वां स्थान है, मॉरिशस 63वां स्थान है। तो ये कुछ ऐसे राष्ट्र, चीन का भी हमसे बेहतर है, उसका 79वां स्थान है, मालदीव भी हमसे बेहतर है, वह 90 स्थान है उसका 90। नेक्स्ट देखिएगा 8 सितंबर 2022 को भारत व जापान के बीच 2+2 वार्ता होता है। देखिए 2+2 वार्ता क्या होता है? 2+2 मंत्री दो तरह होता है, एक राज प्रमुख, एक मंत्र स्तरीय वार्ता, दोनों होता है। तो देखिए जो 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होता है, मतलब मुख्य रूप से 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ताओं में दोनों देश के क्या करते हैं, एक रक्षा मंत्री और ये विदेश मंत्री दोनों भाग लेते हैं। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर एक दिन पूर्व टोक्यो पहुंच गए थे, क्योंकि ये जापान के साथ में हुआ था। और जापान के जो रक्षा मंत्री कौन थे? यासुकाजु हमदा। तो ये हमदा थे ये रक्षा मंत्री, और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ये जापान के थे। वो दोनों के बीच क्या हुआ? भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता हुआ। इस पारस्परिक संबंधों के विस्तार एवं उनमें गहनता लाने के लिए क्या हुआ? भारत द्वारा केवल 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता संपन्न होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो 2+2 वार्ता होता है भारत सभी देशों के साथ नहीं, कुछ ही देशों के साथ, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें जापान है और रूस है, इन दोनों के साथ में होता। और एक जर्मनी भी जब गए थे, डेनमार्क गए थे, तो हम लोग देखा था ना IGC संपन्न हुआ था भारत और जर्मनी के बीच में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 सितंबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे
कि 8 जुलाई 2022 को आपको पता होगा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बौद्ध परंपरा अनुसार उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार के द्वारा 15 जुलाई को ही कर दिया गया था, लेकिन राजकीय रूप से जो अंतिम संस्कार 27 सितंबर को टोक्यो में हुआ, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए 200 से अधिक देशों वहाँ पर पहुँचे थे। भारत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने रात्रि में टोक्यो पहुँचकर इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर 2022 में एक क्या घटना हुआ था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन, आपको पता होगा जुलाई 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, और उसके जो उस समय जो अंतिम मुखरोज रहते हैं उनका मृत्यु भी होता है। कुछ समय पहले भी उसकी चर्चा हुई थी। तो वह क्या होता है, विघटन के पश्चात जो होता है, संयुक्त राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए मध्य एशिया राष्ट्र कजाकिस्तान की राजधानी जो होता है वह नूर सुल्तान से बदलकर फिर अस्ताना कर। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना होता, फिर नूर सुल्तान क्या था। तो अभी तक तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान कह रहा था, लेकिन अभी सितंबर 2022 में फिर क्या कर दिया गया, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान को हटाकर वह क्या कर दिया, अस्ताना कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो वह फिर से अस्ताना हो गया है। यह घटना कब है, यह घटना सितंबर की है। अब चलिए कुछ आर्थिक वाणिज्य की तरफ हम लोग नजर डालते हैं कि क्या क्या ऐसा कुछ हुआ इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्थिक वाणिज्य में हम लोग देखेंगे 5 सितंबर 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश के कुल जो विदेशी ऋण है मार्च 2022 तक $620.7 अरब, वित्तीय वर्ष 2020-21 में $573.7 अरब था, यानी कि बढ़ा ही है। नेक्स्ट देखिएगा 10 सितंबर हो, मतलब इसलिए हमने चर्चा कर दिया कि हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए कि हाल ही में मार्च 2022 तक देश में जो कुल विदेशी ऋण है, ऋण कितना है, वह 620.7, ये विदेशी ऋण है। जैसे जैसे है भारत बढ़ रहा है, विदेशी ऋण भी देखने को बढ़ते देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया, एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, मत्स्य मतलब जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को क्या किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था, और इसी का जो आयोजन किया गया वह नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देखिएगा 12 से 15 सितंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय IDF अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, इंटरनेशनल डेयरी महासंघ फेडरेशन जिसको कह सकते हैं, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और यह जो किया गया ग्रेटर नोएडा के कहाँ किया गया, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 12 सितंबर को किया गया, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 5 दशक के अंतराल के पश्चात यह आयोजन भारत में हुआ। इससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का जो शिखर सम्मेलन है, डेयरी शिखर सम्मेलन, वह कब हुआ था, वह 1974 में हुआ था। तो इतने समय के बाद IDF अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो विश्व डेयरी सम्मेलन का जो थीम था पोषण और आजीविका के लिए डेयरी था। तो ध्यान में रखिएगा कि विश्व डेयरी सम्मेलन का पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। चलिए, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड। नेक्स्ट देखेंगे 2020 व 21 में क्या होता है। 2020 और 21 के दौरान भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों का कुछ आंकड़ा है। जैसे 2020 में बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए थे 5.5 लाख के आसपास, फिर 2021 में अमेरिका से 4.5 लाख के आसपास, और अभी वाला रिपोर्ट अब अगले बार आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा भारत में जो समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग बनाया जा रहा है। ये देखिए, भारत में जो है समुद्र के भीतर जो रेल सुरंग बनाया जा रहा है वह जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो 508 किलोमीटर का लंबा रूट तैयार किया जा रहा है ना, हाई स्पीड ट्रेन लाइन का, उसी के तहत इसमें मुंबई का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा के बीच में क्या किया जा रहा है, यह 7 किलोमीटर का लंबा सुरंग बनाया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा, यानी कि सिलफाटा थाने में पड़ता है, उसी के बीच में यह बनाया जा रहा है। और यह किसके तहत है, जो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड ट्रेन लाइन गुजर रहा है ना, उसमें जो रूट तैयार किया जा रहा है ना, उसी के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 सितंबर 2022 को देश का सबसे तेज गति से चलने वाला रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पहली रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था, नई दिल्ली से वाराणसी 2019 में किया गया था। फिर 2021 में देखिए 2019 में देखिए, 2019 में क्या किया गया, फरवरी में तो किया गया दिल्ली और वाराणसी, फिर दिल्ली और वैष्णो देवी किया गया। फिर 2022 में
अब तीसरा जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गांधीनगर गुजरात से मुंबई सेंट्रल के बीच 23 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। तो तीनों ध्यान में रखेंगे। हालांकि 2022 में जो रूट तीसरा रूट चलाया गया वंदे भारत एक्सप्रेस का, वो कहाँ से चलाया गया? वह गांधीनगर यानी कि गुजरात से मुंबई सेंट्रल के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 29 सितंबर 2022 को जारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत 132वां, देशों में 40वां स्थान है। तो इस तरह से भारत की रैंकिंग 6 पायदान सुधार हुई। इससे पहले शायद उसका स्थान जो था ना, मतलब उसका जो रैंकिंग में है 6 पायदान को सुधार हुआ है 41 अंकों के साथ। 2015 से 22 के दौरान 41 अंकों के साथ लंबी छलांग लगाया था। 2015 में इसका स्थान 81 था, फिर 22 में सुधार करके 40 आया। तो अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो ध्यान में रखेंगे क्या था, वर्ल्ड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैश्विक रैंकिंग जारी किया गया 132 देशों में भारत का जो स्थान रहा 40वां रहा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कुछ नियुक्तियां की तरफ देखते हैं। देखिए नियुक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नियुक्तियां हुई उस पर हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलेंगे। अब देखिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं कौन है? एंटोनियो गुटरेज ने क्या किया? किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रोजा अटूनबायोव को संकटग्रस्त अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का नई विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया अटूनाबायोव को। हालांकि अटूनाबायोव किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग नियुक्तियां के देखते हैं। सितंबर 2022 में हैदराबाद के स्थित ISCI, ये क्या है ISCI अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज के डीन में जो रहे थे प्रोफेसर M श्रीनिवास, वह क्या किए गए? प्रोफेसर जो M श्रीनिवास हैं उनको एम्स का यानी कि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स का क्या किया गया? नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2020 में, यह भी सितंबर 2020 का ही घटना है। राजीव बहाल को भारतीय आयुर्विज्ञान आयुक्त, अब भारतीय आयुर्विज्ञान जिसे हम लोग क्या कहते हैं ICMR के रूप में जानते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का क्या किया गया? इनको महानिदेशक एंड डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया? राजीव बहाल को बनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे ICMR के जो कौन है DG नियुक्त किए गए वह राजीव बहाल नियुक्त किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 सितंबर 2022 को। अब इसमें क्या घटना हुआ 23 सितंबर में? अगर सितंबर 30 पर नजर डालते हैं तो क्या जनरल अनिल चौहान, जो अनिल चौहान है देश के नए चीफ डिफेंस के रूप में उनको नियुक्त किया गया। आपको पता होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये दूसरे बने हैं। पहले जो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और इस पद का जो CDS पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका पद का जो सृजन 2020 में सृजित किया गया था और उसी के तहत जनरल बिपिन रावत पहले बने थे, जिनका निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सपत्नी सहित 13 लोगों का हो गया था। उसके बाद ये दूसरे बने हैं अनिल चौहान। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनकी नियुक्ति 23 सितंबर को होती है। नेक्स्ट देखिएगा CB जॉर्ज जापान के नए राजदूत बने हैं, तो बस ध्यान में रखना है CB जॉर्ज। फिर नीता भूषण न्यूजीलैंड के नए राजदूत बनी है। फिर 10 अक्टूबर है ना कि 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 10 अक्टूबर नहीं 1 अक्टूबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटमणि, अब R वेंकटमणि क्या होते हैं? वह भारत के महान्यायवादी बनाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो हो जाएंगे R वेंकटमणि हो जाएंगे। फिर देखिएगा सितंबर में हम लोग देखते हैं सितंबर 2022 में 2018-19 के इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। कब किया गया? 2018 से 19 पुरस्कार का वितरण जो किया गया सितंबर 2022 में, किसके लिए? वह किया गया विश्व पर्यटन दिवस के लिए। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन पुरस्कार समारोह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, आपको पता होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में और अगस्त में उपराष्ट्रपति का, जिसके तरफ श्री जगदीप धनखड़ जो राजस्थान की जाट के हैं, इन्होंने किस तरह से नेतृत्व करते करते आज उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। तो उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? यह वितरण किया जाता है समारोह, पर्यटन पुरस्कार समारोह, जिसमें आप देखेंगे 2018 से 19 के बीच में 81 पुरस्कार दिए गए। तो पर्यटन समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को पहला दिया गया और महाराष्ट्र को दूसरा दिया गया, तेलंगाना को तीसरा पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुजराती फिल्म छेल्लो शो। ये जो छेल्लो शो है उसको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया 2023 में। हालांकि आपको बता दें कि भारत के भी कोई ऐसा फिल्म है जिसे ऑस्कर नहीं मिला है, लेकिन नामांकित किया गया है। नामांकित 5 फिल्म पहले किया जा चुका था ऑस्कर के लिए। सलाम बॉम्बे 1989 में, लगान 2001 में और मदर इंडिया 1958 में। इन सभी को क्या किया गया था? ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, लेकिन नहीं मिला है। चलिए कुछ चर्चा हम लोग और कर लेते हैं। 68वां फिल्म फेयर
पुरस्कार की भी घोषणा किया जा चुका है। वह घोषणा सितंबर यानी कि 23 सितंबर 2022 को किया जा चुका है। इसमें क्या कहा गया कि 2020 में जो प्रदर्शित फिल्म है उसके लिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 22 जुलाई को किया गया। इन पुरस्कारों के वितरण हेतु 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया, और इस 30 सितंबर को जो आयोजित हुआ, घोषणा जुलाई में हुआ था, आयोजित दिया गया यानी सितंबर में, जिसमें हम लोग देखें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किसको दिया गया, सुधा कोंगरा द्वारा जो निर्देशित फिल्म है सुराराई यानी कि सुरारई पोट्टू को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन व सूर्या को दिया गया। ये था सूर्या दक्षिण भारत के, यही है सुराई पोटाई, उसी में वो अभिनय करते हैं। अजय देवगन के लिए तन्हा जी के लिए दिया जाता है उनको। तो जैसे देखिएगा अब 30 सितंबर 2022 की तरफ बढ़ते हैं कि 30 सितंबर 2022 को बॉलीवुड के बीते वर्षों में जानी मानी अभिनेत्री होती है, निर्माता होती है, नृत्यांगना आशा पारेख। तो आशा पारेख कौन है? यह अभिनेत्री, निर्देशित, निर्माता, नृत्यांगना सभी है। 2020 के लिए देश के सिनेमा जगत का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। किनको? आशा पारेख को। इसमें से आपको पता होगा कि यह जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार में 10 लाख राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कुछ निधन देखते हैं, कौन कौन सा निधन इंपॉर्टेंट हुआ इसमें पता हुआ। इसमें 4 सितंबर को अग्रणी उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन 54 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। जब वो मुंबई के निकट पालघाट में कार से जा रहे हैं तो वही दुर्घटना हो जाता है। फिर आप देखेंगे 10 सितंबर को प्रसिद्ध पुरातत्व व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान ASI के पूर्व निदेशक प्रोफेसर बजबासी लाल हैं, उनका 101 वर्ष में निधन हो जाता है। फिर आप कुछ ऑपरेशन अभियान पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन इसमें क्या हुआ था? एक ऑपरेशन होता पर्वत प्रहार। देखिए पर्वत प्रहार क्या है? ये पूर्वी जो लद्दाख है ना, ये जो लद्दाख वाला सीमा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो लद्दाख के क्षेत्र में गोगरा व हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारतीय व चीन सैनिकों के पीछे हटने का कार्य 31 सितंबर 2022 के कुछ सीमा तक संपन्न किया गया। इसमें पीछे उसको हटने के लिए प्रेरित किया गया या मजबूर किया गया। तथापि भारतीय सेना की सतर्कता बरतते हुए 20 दिनों का सैन्य अभ्यास चला। वही है जो उसे पर्वत प्रहार नाम दिया गया। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तक देख लेते हैं। जैसे एक शशि थरूर का द्वारा पुस्तक लॉन्च किया गया अंबेडकर ए लाइफ। फिर इसके बाद अमिताभ घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन। उसके बाद कुछ खेलकूद की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए खेलकूद में आते हैं। देखिए खेलकूद भी देखेंगे, इसमें सितंबर में ही होता है डायमंड लीग एथलेटिक्स। आपको पता होगा इस डायमंड लीग एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। 8 सितंबर 2022 को जेवलिन थ्रो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहते हैं। और ओलंपिक में कितना मीटर वो भाला फेंकते हैं? वह 87.53 मीटर जेवलिन थ्रो पूछ दिया जाता है कि ओलंपिक में उनके द्वारा जो फेंका गया कितना मीटर था। फिर आपको विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, क्योंकि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भी उन्होंने सिल्वर जीता था, तो 88.13 मीटर तो ये था। तो नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में प्रतिष्ठित डायमंड लीग एथलेटिक्स, और इस डायमंड लीग एथलेटिक्स में 88.44 इन्होंने फेंका था। तो ध्यान में रखेंगे, यानी प्रोग्रेस बढ़ता ही जा रहा। पहले 87, फिर एथलेटिक्स में, विश्व एथलेटिक्स में 88, फिर 88.13 था, फिर 88.44, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे। और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता के पश्चात विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में वो भारत के पहले खिलाड़ी बनते हैं। और 1 महीने में और वो पहले खिलाड़ी बनते हैं कि ओलंपिक के साथ साथ में विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी। हालांकि यह विश्व एथलेटिक्स में भारत को दूसरा पदक मिलता है, इसके पहले कांस्य पदक मिलता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 27 अगस्त से 11 सितंबर तक पाकिस्तान में नहीं आयोजित हो रहा था। पाकिस्तान को फाइनल में हराकर श्रीलंका ने एशिया कप जीता। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो एशिया कप है वो कौन जीता? वो एशिया कप श्रीलंका के द्वारा जीता था। इसमें फाइनल को पाकिस्तान को हराया जाता है, भारत पहले ही बाहर निकल जाता है। अब 8 से 25 सितंबर 2022 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा घरेलू क्रिकेट के प्रथम श्रेणी दिलीप ट्रॉफी, आपको पता हुआ दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में खेला जाता है, जिसमें 59वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें से पश्चिम क्षेत्र रिकॉर्ड 9वीं बार यह विजेता रहा दिलीप ट्रॉफी का। फिर 24 सितंबर 2022 को महिला क्रिकेट टीम के जो होते हैं कौन, गोस्वामी, वह क्या करती है? सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा करती है। तो पूछा जा सकता है झूलन गोस्वामी है जो कब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करती है, या फिर दे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसने कि सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो वो झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटर हैं। ये देखेंगे सितंबर 2022 में बंगलोर के 15 वर्षीय प्रणव आनंद शतरंज में भारत के नए ग्रैंड मास्टर बने। उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 सितंबर 2022 को एशिया का सबसे पुराना
डूरंड कप, आपको पता होगा कि डूरंड कप खेला जाता है, डूरंड कप या फुटबॉल खेला जाता है, तो वह बंगलोर एवं मुंबई सिटी के टीमों के बीच खेला गया, जिसमें बंगलोर टीम विजेता रही। तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कि पहले तो पूछ दिया जाता कहीं कहीं में डूरंड कप का संबंध किससे है, और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सितंबर में ही बंगलुरु के द्वारा मुंबई सिटी को हराकर जीता जाता है। फिर सितंबर 2022 में आप देखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जो दिलीप टर्की होते हैं, दिलीप टर्की हॉकी के नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं और निर्विरोध चुने जाते हैं और अध्यक्ष के रूप में होते हैं। सितंबर 2022 में प्रवेश पेशेवर जो टेनिस कौन होती है, ये यहाँ की होती है अमेरिका की महिला में, तो सेरेना विलियम्स क्या करती है, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 2.5 दशक से भी अधिक समय तक सफल कैरियर से संन्यास ले लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर इसी के कुछ समय बाद 41 वर्ष की आयु में जो सेरेना विलियम्स के टेनिस के संन्यास के 3 सप्ताह बाद, जैसे ही सेरेना विलियम सितंबर में लेती है 3 सप्ताह बाद, फिर रोजर फेडर जो होते हैं स्विट्जरलैंड के, वह भी क्या करते हैं, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा था। हालांकि उनका वीडियो सब जगह वायरल भी हुआ था, लोगों तक पहुंचा था, क्योंकि उसमें वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब वो संन्यास ले रहे थे, यानी जब वो क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। तो रोजर फेडर वह भी क्या किए, सभी यानी कि टेनिस से वह क्या कर लिए, संन्यास ले लिए। तो अब ध्यान में रखिएगा 23 सितंबर 2022 को लंदन में लेवर कप खेलने के बाद वो क्या किए, हालांकि इस लेवर कप में वो हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, टेनिस के सभी संन्यास से वो संन्यास की घोषणा कर देते हैं। और उनके बारे में अगर बात की, 16 वर्ष की आयु में ही 1970 ईस्वी में वो पेशेवर टेनिस में प्रवेश किए थे। फिर बहुत सालों तक एक रैंक पर भी उन्होंने रहा। फिर हाल में अब अमेरिकी ओपन भी इसमें खत्म हुआ। आप देखेंगे कि अमेरिकी ओपन विजेता अल्कराज पहला ग्रांड स्लैम जीतने में, क्योंकि अगर अल्कराज के स्पेन मैड्रिड हो गया, उसके बाद स्पेन के बाद हो गया और भी मैड्रिड है, अल्कराज क्योंकि कम एज के हैं और ये कहाँ के हैं, ये हैं स्पेन के हैं, 19 वर्षीय हैं, तो ये काफ़ी कम समय में जीतने वाले लगभग 32 वर्षों में पहले खिलाड़ी बन गए। और इनका पहला ग्रांड स्लैम, क्योंकि इनके विजेता को देखकर, क्योंकि नोवाक जोकोविच मैड्रिड स्पेन में भी ये हरा चुके होते हैं, तो उनको इस देखते हुए लग रहा था कि आगामी है जो एक जो है ये क्या करेंगे, खिताब ले लेंगे। तो वही है ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी ओपन जो लास्ट होता है साल का, वह अल्कराज के द्वारा लिया जाता है, 19 वर्षीय होते हैं, स्पेन के होते हैं। और महिला में जो लिया जाता है वह ईगा स्वीटेक के द्वारा, या पोलैंड की होती है। ईगा स्वीटेक कौन लेती है, ईगा स्वीटेक फ्रांसीसी ओपन भी लेती है। देखिए पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको पता होगा नोवाक जोकोविच क्या होते हैं, जब पहुंचते हैं तो उन पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि वो कोरोना का वैक्सीन नहीं लेते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में उनका वीजा जब्त करके क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाता है। राफेल नडाल लेते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद होता है फ्रांसीसी, होता है फ्रांसीसी में भी राफेल नडाल। अब यहाँ पर नोवाक जोकोविच बदला लेंगे और फिर विंबलडन यहाँ पर जीतेंगे। इसमें एलेना रिवानिका क्या होगी, यह महिला में जीतेगी। और फ्रांसीसी ओपन में इसमें राफेल नडाल जीते थे, उसमें ईगा स्वीटेक पोलैंड की जीत लेगी। और जो कौन हुआ था, पहला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वह महिला में एशले बार्टी जीतेगी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियन राफेल नडाल, फ्रांसीसी राफेल नडाल और अब नोवाक जोकोविच आते हैं विंबलडन में। और फिर अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको पता होगा रोजर फेडर जो है अपना अंतिम मैच जो होता है संन्यास की घोषणा कर देते हैं। रोजर फेडर जो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 41 वर्ष की आयु में, अगर हम वहाँ पर नोवाक जोकोविच बोल देंगे तो मिस्टेक से निकल गया हुआ, क्योंकि रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के थे, वो संन्यास की घोषणा किए क्या, सभी टेनिस खिलाड़ियों से। तो आप ध्यान में रखिएगा सेरेना विलियम के 3 सप्ताह बाद क्या किए थे, अन्य एक महान खिलाड़ी रोजर फेडर ने संन्यास किया, यानी उनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब अंतिम मैच में उन्होंने 23 सितंबर 2022 को लंदन में लेवर कप टूर्नामेंट में खेल कर किया था। हालांकि लेवर कप वो जीतते नहीं हैं रोजर फेडर। तो अब अमेरिकी ओपन में क्या हो जाता है, अमेरिकी ओपन से पहले ही 23 सितंबर को वो घोषणा कर देते हैं। तो इस तरह से अमेरिकी ओपन कार्लोस अल्कराज के द्वारा जिया जाता है। अब इसके बाद कुछ हम लोग और भी नज़र डालते हैं टेनिस के क्षेत्र में। जैसे 23 से 25 सितंबर 2022 को टेनिस के प्रतिष्ठित लेवर कप होता है। लेवर कप में हमने देखा कि रोजर फेडर भी होते हैं, है ना, रोजर फेडर भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें वो जिस टीम से खेल रहे होते हैं उसमें हार होता है। तो क्या होता है, 2017 से शुरू हुआ 2 टीमों का इस टूर्नामेंट में, उसका 5वां आयोजन था लेवर कप का, जो विश्व टीम और यूरोप टीम के बीच हुआ था। यूरोप टीम को हराकर विश्व टीम ने पहली बार यह कप जीता, कौन, लेबर टीम। तो पूछा जा सकता है जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का मैच होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये दोनों की टीमों के बीच में होता है, यूरोप टीम और विश्व टीम के होता है। फिर 10 से 18 सितंबर 2022 को कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवान जो हैं 2 कांस्य पदक जीतते हैं, एक बजरंग पुनिया 65 केजी में और दूसरा विनेश फोगाट जीतते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर फिर 2022 में 2 फार्मूला 1 रेस होता है। देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, क्योंकि यहाँ से आपको पता होगा इसमें ज़्यादातर लुइस हैमिल्टन का रहता है दबदबा, लेकिन इसमें क्या होता है 2022 में फार्मूला 1 का 2 रेस होता है, डच ग्रैंड प्रिक्स और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। दोनों में कौन जीतते हैं, वह रेडबुल की टीम एम वर्षा टोपेन ने जीतता है। फिर विविध में आइए कुछ देखते हैं
विविध में हम लोग चर्चा करेंगे 20 से 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया नौसेना की मेजबानी में डार्विन के तट पर क्या होता है, एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास होता है जिसे हम लोग ककाड़ू के नाम से जानते हैं। इसमें 20 से अधिक देशों की नौसेनाएं व नौसैनिक विमान इसमें भाग लेते हैं। इसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा व P-81 भी शामिल रहता है। तो ये जो चर्चा था हम लोगों ने सितंबर में जो घटनाएं हुई, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पहलू था उस पर हम लोग चर्चा किए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को आप देखते रहें।